ओके क्लास, जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को फिनिश किया था और आज हम लोग रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक। रियल नंबर, बात जानते हैं रियल नंबर होते क्या हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, राइट। होल नंबर, होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं बेटा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये भी कहाँ तक जाता है अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद इंटीजर आते हैं। इंटीजर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर कौन कौन से आते हैं, 0, 1, 2, 3, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, एंड -1, -2, -3, ये भी कहाँ तक, निगेटिव इन्फिनिटी तक। यानी यहाँ पे कहीं भी फ्रैक्शन डेसिमल्स नहीं आएंगे। इसके बाद आता है रैशनल। रैशनल नंबर में ऑल नेचुरल नंबर या कह लो ऑल इंटीजर्स, जितने नेचुरल हैं वो सब रैशनल होंगे, जितने होल नंबर हैं वो भी सब हमारे रैशनल होंगे, जितने इंटीजर्स हैं, यानी इंटीजर अगर बोल दिया इन शॉर्ट तो सारी बातें आ गई हैं कि नहीं, होल भी आ गया, नेचुरल भी आ गया। और इसमें फ्रैक्शंस भी आते हैं, राइट। और इसमें हमारे डेसिमल्स भी आते हैं। ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अंडर रूट के वो टर्म्स इसमें आते हैं जो इजीली इवैल्यूएट हो जाते हैं, लाइक √4 जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कह लो 2 होता है, तो अंडर रूट के ये नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। अब बात आई कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो रूट से ओपन ईजिली नहीं हो पाते हैं, लाइक √3, √5, ये सब इर्रेशनल है। तो रैशनल इर्रेशनल हम लोग समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है रियल। रियल नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को कंटेन करते हैं। जो रैशनल और इरेशनल दोनों को कंटेन करते हैं तो वो रियल होते हैं। यानी रियल अभी 10th क्लास तक के लिए सबसे बड़ा नंबर हम लोग मानेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इससे भी एक बड़ा नंबर होता है, उसको जानेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल 10th तक हम लोग जानते हैं कि एक रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है। ये चैप्टर का नाम हमारा रियल नंबर है, तो हम लोग यहाँ समझ गए हैं कि क्या होता है रियल नंबर, जो रैशनल इरेशनल दोनों को कंटेन करते हैं। यानी अंडर रूट की वो वैल्यूज़ जो ओपन ईजिली नहीं हो सकती, और अंडर रूट की वो वैल्यू जो इजीली ओपन हो सकती हो, तो रैशनल में आए, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब कुछ, मतलब रियल नंबर हर सारे नंबर्स होते हैं, राइट। अब हम लोग यहाँ पे कुछ रियल नंबर के ऊपर बातें जानेंगे जो बोर्ड सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोग समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले बेटा एक फॉर्मूला समझ लो। एलसीएम होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई बाय HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर जो गिवन है जिनका हमें HCF और LCM निकालना है, लाइक मैंने कहा 24 एंड 36, राइट। मैंने कहा इन दोनों का मुझे LCM और HCF निकालो, तो ये वो दो नंबर हो गए जिनको मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, राइट। यहाँ क्या करूँगा, 24 इंटू 36, 24 और 36 का LCM यहाँ रखूँगा, 24 और 36 का HCF यहाँ रखूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने में और उनके HCF और उनके LCM को मल्टीप्लाई करने में, HCF और LCM निकाल के उनको मल्टीप्लाई करने में आंसर सेम आएगा। ये फॉर्मूला हम लोग को बता रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, पहले हम लोग इन दोनों नंबरों का HCF और LCM निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहले LCM कैसे निकालते हैं देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो बहुत बेसिक है सर, है कि नहीं बेटा। कैसे, तो दोनों नंबर को लिख लिया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा, देन 2 3 ज़ा 9 कॉपी, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 जो इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं, तो ये हमारा क्या बना देगा, LCM। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी आउट 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 72 हमारा क्या हो जाएगा,
LCM, राइट। अब इसी का हम SCF निकालें, तो SCF अगर हम लोग निकालते हैं तो SCF कैसे निकालते हैं वो भी देख लो, दो नंबरों का। जैसे हमने कहा 24 और 36 का SCF निकालो, तो जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये। 24 1 ज़ा 24, राइट। 6 - 4 is 2, राइट। 3 - 2 is 1। अब फिर से यहाँ पे जहाँ पे रिमाइंडर आ जाए, जैसे ये रिमाइंडर है, जैसे ही रिमाइंडर आ जाए वहाँ डिवीजन का जो रूल होता है यानी डिवाइड का साइन फिर से लगा देंगे, और जिससे डिवाइड किया था उसको कॉपी करेंगे। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आए ये चेन चलाते रहना। फिर 12 का टेबल पढ़ेंगे, 24 आए, 12 2 ज़ा 24। देखो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, अब इसका मतलब यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो किसने रिमाइंडर ज़ीरो किया? 12 ने ना, समझ रहे हो? यहाँ पे 12 मेन है। आंसर क्या होता है याद रखना, डिवाइज़र। SCF के केस में जो लॉन्ग डिवीजन करते हैं उसमें डिवाइज़र आंसर तब बनता है जब रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए। रिमाइंडर ज़ीरो कहाँ हुआ? यहाँ पे। तो कौन डिवाइज़र था उस समय? 12। तो आंसर इज 12। तो SCF क्या होगा? 12 होगा। समझ में आया? तो मैं यही समझा रहा था कि अगर SCF और LCM ये आ गया तो मैंने अगर 72 यानी LCM को और SCF को मल्टीप्लाई करूंगा और जो दो नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर सेम आएगा। चेक करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 2 ज़ा 14, क्रॉस 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, राइट। 4 4 2 6 7 1 8, 864 आ रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 को 36 से, 6 4 ज़ा 24, कैरी आउट 2, 6 2 ज़ा 12, 13 14, इंटू 3 4 ज़ा 12 2, कैरी आउट 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 4 4 2 6 7 1 8, 864 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये एक वेरिफिकेशन भी है इसका कि चेक करो कि आपने जो LCM SCF निकाला है वो सही है कि नहीं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या सीखा कि दो नंबर हों और उनका LCM निकालना हो, दो क्या दो से ज़्यादा नंबर का निकाल सकते हैं। उसी तरह से SCF भी दो या दो से ज़्यादा निकाल सकते हैं। मान लो इसी के ना आगे हम एक और नंबर 58 कर दें, तो पहले 24 को 36 से डिवाइड करेंगे, SCF 12 आया, फिर उस 12 को 58 से डिवाइड करेंगे, फिर जो SCF आएगा वो तीनों नंबर का होगा, राइट। इस तरह से हम लोग बहुत सारे नंबरों का SCF निकाल सकते हैं, लेकिन LCM में एक साथ सब कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि दो का निकाल के तीसरे के साथ सॉल्व करें। तो LCM और SCF हम लोग ने समझ लिया, बेसिक बात थी बेटा, छोटे क्लास में आप लोग ने सीखा भी होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि कभी कभी इसका फॉर्मूले का यूज़ डायरेक्ट हम लोग ऐसे करते हैं। मान लो SCF दे दे SCF दे दे और दो नंबर दे दे, कह दे LCM बताओ, तो उन दोनों नंबर का LCM आप ऐसे भी निकाल सकते हो या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। सपोज करो यही क्वेश्चन होता, मैंने कह दिया दो नंबर है 24 एंड 36 और उन दोनों का SCF है 12, मैंने कहा फाइंड द LCM। तो आप क्या करोगे? तो आप सपोज करो ये क्वेश्चन भूल जाओ, जैसे मैंने कहा दो नंबर हैं, एक 24 और एक 36 है, राइट। ये टू नंबर्स हैं और मैंने कहा उनका HCF है 12। मैंने कहा LCM निकालो क्या होगा। अब LCM निकालने के लिए इन दोनों नंबर का सर LCM ले लो, आंसर आ जाएगा। वो बात सही है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। क्या होगा? चाहो क्या, 10th में आप इसी का यूज़ करना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, राइट। अब बात आई LCM हमारा कितना है, सर पता नहीं, उसको x मान लो। SCF कितना है 12, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, 24 इंटू 36, x की वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 24 इंटू 36 अपॉन 12, 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 36 2 ज़ा 72, तो x की वैल्यू कितनी आई 72। देख लो बेटा, ऊपर वेरीफाई भी कर लो। हम लोग ने जब LCM निकाला था इन दोनों नंबरों का तो 72 ही तो आया था। समझ में आ गया होगा आई थिंक कि इस फॉर्मूले से अगर कल को हमें LCM या SCF में कोई चीज़ पूछ ले और दो नंबर दे दे तो उनको मल्टीप्लाई करके LCM और SCF में कोई एक बात ज़रूर बताएगा। समझ में आया? तो बात करते हैं कि कल को सर मान लीजिए दो नंबर दे दो, कह दे प्रोडक्ट ऑफ SCF LCM बताओ, तो उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से LCM और SCF का भी प्रोडक्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कभी कभी क्या कहेगा, SCF और LCM दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में दो नंबर का प्रोडक्ट होता है ना, एक नंबर दे दिया, क्या दूसरा नंबर निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब समझते हो कि एक नंबर x होगा तो दूसरा नंबर y होगा, राइट। यहाँ तो लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन सही मायने क्या है इसका, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y। ये है ना सही माने। तो कभी कभी एक नंबर दे के दूसरा नंबर पूछ ले, SCF LCM दे दे, तो भी ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको फंडामेंटल थ्योरम भी बोलते हैं ऑफ अरिथमेटिक का, मतलब फंडामेंटल थ्योरम में यहाँ से LCM SCF से स्टार्ट है। जो आपके सिलेबस से बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हटा दी गई है,
करना है। याद रखना अभी जो हम लोग ने पढ़ा था वो टाइप 1 था बेटा। टाइप 1 में एचसीएफ एलसीएम के बारे में क्वेश्चन है हमारे। और टाइप 2, ये टाइप 1 टाइप 2 बुक में नहीं लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नाम दिया है क्योंकि रियल नंबर में ज़्यादा बातें नहीं आती हैं। तो आप याद रखना इस क्वेश्चन के लिए बेटा, ये यहाँ पे दिया जाएगा √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंट्राडिक्शन से करेंगे। मैथ में एक प्रूविंग का और टाइप है कंट्राडिक्शन। जैसे मैथ में 2 स्टेटमेंट होता है, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर हम मान लो किसी चीज़ को ट्रू प्रूफ करना चाहते हैं तो हम उसको फॉल्स लेट करके चलेंगे, और फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो गई, ट्रू हो गई। इस पार्ट को प्रूविंग के कंट्राडिक्शन बोलते हैं। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, यानी कि यहाँ पे √5 को इरेशनल का है प्रूफ करो तो हम इसको रैशनल मान के चलेंगे और रैशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो ये इनडायरेक्टली इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखते हैं बेटा इसका सोल्यूशन हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग लेट करेंगे, यानी सपोज √5 रिप्रेजेंट a rational number, राइट, नंबर पूरा लिखिएगा। देन √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q, क्योंकि दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। वेयर, जहाँ पे वेयर हम लोग जानते हैं P और Q क्या होंगे, आर इंटीजर्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर, राइट। और यहाँ पे एक बात ये भी याद रखें, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इतना लाइन आपको ज़रूर लिखना है क्वेश्चन में। जब भी कहें √5 इज इरेशनल नंबर प्रूफ करो, देखो √3 √5 √7 कुछ भी आ सकता है। हम √5 से कर रहे हैं, √3 √7 आप खुद कर लोगे, देखना बहुत ईजी है। अब इसके बाद बेटा अगर ये √5 को मैंने रैशनल नंबर माना है तो रैशनल नंबर ए हमने बताया ना P/Q के फॉर्म में होता है, तो P/Q के बराबर लिख देंगे। अब फिर इसको मैं क्या करूँगा, इनको स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करूँगा ताकि रूट हटा सकूँ। तो ये जाएगा 5 = P²/Q²। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें समझ में आएगा कि P² की वैल्यू 5Q² के बराबर हो गई, यानी P² इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट। तो अगर P² 5 के मल्टीपल में, तो मतलब P, ये पूरा पोर्शन इधर वाला RHS वाला 5 से डिविजिबल है ना, और वो इसके बराबर है, तो P² भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड लाइन में, समझ रहे हो ना बेटा। जैसे यहाँ पे देखो 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, और ये डिवाइड होगा तो ये बराबर में होने की वजह से P भी डिवाइड होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, 5 डिवाइड्स P²। अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है सो लिखेंगे 5 डिवाइड्स P। जब 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो उसको P को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो एक बात बताओ, 5 P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P इज डिविजिबल बाय 5। तो इस तरह से लिखते हैं, किसी को भी डिविजिबल दिखाना, बस एक अननोन अलग से ले लेते हैं M। ठीक है, जैसे कभी भी कोई नंबर है वो अननोन, जैसे मैंने कहा सपोज करो यहाँ लेट अननोन, यहाँ रफ में वर्क कर रहे हैं, हमने कहा x एक नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो आप कैसे लिखोगे, x = 5 और x कोई अननोन मल्टीप्लाई कर दोगे, सपोज करो a, राइट। तो इससे क्या हो गया, मतलब इससे मतलब हो गया कि x 5 से डिविजिबल है, यानी 5 डिवाइड्स x, राइट। a का मतलब अब ज़रूरी थोड़ी ना वो 5 ही टेबल आएगा, 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 25, इसलिए a वो नंबर है जो वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 आते जाएंगे। तो हम इसके बाद इस चीज़ को लेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा लर्निंग पोर्शन पे भी है। अब P की जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर ये 1 मानी थी हमने, राइट। इक्वेशन नंबर 1 में P की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो P की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे P का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 5m, तो 5m का स्क्वायर = 5Q का स्क्वायर। 5 में Q पे स्क्वायर है। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25m², राइट। और में क्या हो जाएगा, 5Q का स्क्वायर। फिर हम Q की वैल्यू निकालेंगे, अगर Q² तो हो जाएगा 25m²/5। तो 5 5 जा कैंसिल हो गया, तो Q² = 5m² हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यानी Q² भी हमारा क्या हो गया, 5m² के बराबर है। यहाँ से क्या देख रहा है कि 5 डिवाइड्स Q² एज वेल, राइट।
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना क्यू स्क्वायर किसके बराबर है 5 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर के। इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो 5 डिवाइड्स क्यू एज वेल, है ना। तो अब एक बात बताओ, पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने यहाँ पे लेट किया था। आप देखो यहाँ क्या बना था, यहाँ पे लिखा था रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर देन अंडर रूट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी और क्यू आर इंटीजर एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पी 5 से भी डिवाइड हो रहा है, पी 5 से भी डिवाइड हो रहा है और क्यू 5 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर और है जिसका नाम 5 है। बात समझ में आ रही है। हमने वहाँ माना था कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब पी और क्यू का एक कॉमन फैक्टर है जिसका नाम 5 है। तो यहाँ पे तो आपने जो लेट किया था वो बात फॉल्स हो रही है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू। बात समझ में आ रही है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ बेटा, एक मिनट रुकिए ताकि आपको सही से दिखाई दे। क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना। देयरफॉर पी एंड क्यू हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, राइट। दिख रहा है हमें 5 एक कॉमन फैक्टर है इनका। तो ये तो गलत हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that P and Q are, क्या होंगे बेटा, यहाँ पे क्या फैक्ट आया है कि बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। ये क्या है, हमारे को प्राइम है। को प्राइम का मतलब अभी मैंने बताया था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अब इसके बाद फाइनल लाइन, ये सब लाइनों को बहुत अच्छे से लिखना। दिस contradiction हैज़ अराइजन, ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। अच्छे समझ में आ रही होगी लैंग्वेज, क्या कहा मैंने। ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने तो पी और क्यू को प्राइम माना था, यानी कि वहाँ पीछे लिखा था हैव नो कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है, 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 एक कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का। तो ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने गलत माना था। लिखा ना इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, क्या गलत माना था, दैट √5 इज रैशनल नंबर, राइट। फिर इसके बाद फाइनल लाइन, सो वी कंक्लूड मतलब तो हम मानते हैं दैट √5 इज इर्रेशनल। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में। इसको बहुत अच्छे से कॉपी करिएगा, जितनी मैंने लैंग्वेज लिखाई इतनी आपको लिखनी है। याद रखिएगा, पहली लाइन है, सफाई से लिखिएगा आप, फिर ये सेकंड लाइन पे लिखिएगा, ये थर्ड लाइन पे लिखिएगा, यहाँ तक ख़त्म हुई है 4th लाइन। ये आखिरी की 4 लाइन आराम से अलग अलग करके लिखिएगा, राइट। और शुरू की थोड़ी लैंग्वेज और बीच में थोड़ा वर्क। अब बात आया सर, मान लिए √5 है, तो अगर हमें √5 की जगह √3 कह देता, जैसा कि यहाँ पे 5 की जगह 3 होता, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं सपोज √3 रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, देन √3 can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are integer and have no common factor. So comma Q is not equal to 0. फिर √3 is equal to P upon Q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो 3 is equal to P square upon Q square, P square is equal to 3Q square। तो यहाँ लिखेंगे 3 divides P square, so 3 divides P। Similarly P is equal to 3 times of M ले लेते हैं, यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाता है 3M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। फिर उसको सॉल्व करते हैं तो 3Q से भी डिवाइड हो जाता है, मतलब जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 आ जाएगा पूरी लैंग्वेज में। अब इसी तरह से 7 हो, 11 हो, कोई भी हो, यानी कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी क्वेश्चन पे वैलिड है, बस उसके नंबर ऑर्डर चेंज कर देना। जहाँ 5 है वहाँ 3 कर देना पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। जहाँ 5 है वहाँ 3 कर देना, अगर 7 को कहे तो 7 कर देना, अगर 11 को कहे तो 11 कर देना। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा अपने लर्निंग बेसिस में डाल लो, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का।
तो बेटा ये आपको अच्छे से करना है, लगाना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। बुक की लैंग्वेज को ना कॉपी करिएगा, जो मैंने लैंग्वेज आपको लिखाई है इस लैंग्वेज को समझिए अच्छे से और इस लैंग्वेज में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब अगली क्लास में हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जानेंगे क्या होता है और इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। थैंक यू।